कांग्रेस का अगला सदर कौन होगा, इस मामले को लेकर सियासी गहमागहमी भी चल रही है। सोनिया गांधी से शशि थरूर की मुलाकात के बाद सियासी कयास भी लगाए जाने लगे हैं। वहीं इस बीच अब जयराम रमेश का ट्वीट भी सामने आया। कांग्रेस के सदर की तलाश कब होगी पूरी और क्या कुछ है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी में नए सदर को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बात का संकेत दे चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक खुलकर ये बात किसी ने भी नहीं कही है। ज्यादातर नेता राहुल गांधी को ही दोबारा से पार्टी का सदर बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में पूरी पार्टी जुटी हुई है। फिर भी ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस सदर के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सदस्य का स्वागत है। ये एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, खासकर पार्टी नेतृत्व की। आपको बता दें कि कांग्रेस सदर के चुनाव में उतरने के संकेत दे चुके केरल के त्रिवेंद्रपुरम से 3 बार के सांसद शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। खबर आई थी कि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है और उनको हामी भी मिल गई है। जराये का कहना है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिर में इस पद के लिए नामांकन करेंगे। जराये के मुताबिक कुछ हफ्तों पहले ही सोनिया गांधी ने इसको लेकर उनसे चर्चा की थी। हालांकि गहलोत का साफ मानना है कि राहुल गांधी को ही पार्टी का सदर बनना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस सदर चुनाव के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक चलेगा। मतदान 17 अक्टूबर को, नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता कांग्रेस सदर की कमान संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तहजीब टीवी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन रहा। इस 13वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी डिटेल सामने रखी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। We have completed 275 kilometers today, up to now. And in the evening, we will walk another 10 kilometers. So we would have completed 285 kilometers in 13 days. We are averaging about 21 to 22 kilometers a day. Tonight we will be spending in Kochi district. Last night we spent in Alappuzha at St. Michael's College. There are 120 Bharat Yatris who are walking with Sri Rahul Gandhi for the entire length from Kanyakumari to Kashmir, 3,750 kilometers. Out of the 120 Bharat Yatris, 8 are from Kerala, 6 men and 2 women. And I want to introduce you to the 2 women Bharat Yatris, Shiva Ramachandran and Fatima. They have walked 275 kilometers till now, and they will walk 3,750 kilometers. They will go all the way from Kanyakumari to Kashmir. The last person who walked from Kerala to Kashmir was Shankaracharya from Kaladi. कांग्रेस में नए सदर की तलाश को लेकर अब चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शशि थरूर भी अपना मूड इलेक्शन में खड़े होने को लेकर बना चुके हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर से बात की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने। शशि थरूर लड़ेंगे जरूर, कंफ्यूजन दूर करने के लिए तारिक अनवर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। शशि थरूर ने मन बना लिया है कि अब चुनाव लड़ेंगे। तारिक अनवर साहब, आप खुद एक सीनियर कद्दावर नेता हैं। पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, शशि थरूर का पक्ष अगर उनका देखा जाए तो कैसे देखेंगे इस पूरे फील्ड को? देखिए, कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमारे संविधान में इस बात की इजाज़त है कि कांग्रेस का सदस्य होना ज़रूरी है। अगर वो कांग्रेस का सदस्य है तो उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।
तो शशि थरूर हों या उनके अलावा और भी जो लोग हैं वो अपना नॉमिनेशन करेंगे अगर उनको चुनाव लड़ना है तो। और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके वोटर लिस्ट तैयार हो चुके हैं। अब नॉमिनेशन का डेट भी आ गया है, विड्रॉल का भी डेट आ गया। तो कांग्रेस की परंपरा के अनुसार इसमें कोई हम लोग इसको लेकर बहुत चिंतित हैं, ऐसी बात नहीं जी। अगर आपके मन की बात की जाए, क्योंकि गहलोत साहब का नाम भी चल रहा है, क्योंकि अगर गांधी परिवार से किसी का नॉमिनेशन नहीं आता है तो ये संभव है कि कहीं ना कहीं गहलोत साहब को उतारा जा सकता है पूजा फाइट देने के लिए। तो आपकी मन की बात अगर जानना चाहें, क्योंकि अधिकतर जो दिग्गज दीगर कांग्रेस के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के लिए अध्यक्ष बने रहें। बिल्कुल, मेरे मन की बात आपने ठीक कहा कि राहुल जी ही बने रहें तो बेहतर है जी। राहुल जी का मतलब आम तौर पर जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है कि राहुल जी को इस बार जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, क्योंकि देश के सामने, मुल्क के सामने, कांग्रेस के सामने जी बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का अगर सामना करना है तो राहुल जी का नेतृत्व बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर राहुल गांधी जी का नेतृत्व बहुत जरूरी है, ऐसा कहना है तारिक अनवर साहब का। कैमरा पर्सन आपका के लगता है साथ कि मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। किसानों की बदहाली को लेकर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया अश्विनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत को घेरा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 17 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान जिनका नाम दशरथ लक्ष्मण केदारी था, उन्होंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मोदी साहब, आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, हम क्या करें। आज मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं। हमें फसलों की कीमत दें, यह हमारा अधिकार है। और ऐसा लिखने और कहने के बाद केदारी जी ने अपनी जान ले ली। उन्होंने साफ तौर से मोदी जी को, उनकी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है, महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, एमएसपी से लेकर जो रिकवरी एजेंटों की जुड़ी प्रताड़ना है उसको भी साझा किया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि किसी किसान ने या खेती से जुड़े किसी व्यक्ति ने सरकार की उदासीनता, सरकार की विफलता के बारे में इस तरह से उनको जिम्मेदार ठहराकर अपनी जान नहीं दी है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखने जरूरी है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। 2021 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके मुताबिक कृषि क्षेत्र में 10,881 लोगों ने, एक साल में 10,881 लोगों ने आत्महत्या करी। और ध्यान से सुनिए, हर रोज लगभग 30 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सूबे उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे और अब वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सर्वे को लेकर साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, सर्वे हो रहा था मदरसों का, इसी बीच में योगी सरकार एक और फरमान ला रही है कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच भी होगी। कैसे देखते हैं इस पूरे कदम को? देखिए, जो सर्वे है, सर्वे के बारे में मुझे लगता है कोई चीज़ छिपाने के लिए नहीं तो चिल्लाना नहीं चाहिए जी। और सर्वे के बारे में दारुल उलूम ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है कि जो भी रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको अपने ब्यौरे दे देने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनरजिस्टर्ड को भी देना चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। न डरने की किसी को ज़रूरत है, न डराने की। शुरुआत में ही देखा गया है कि पहले 5 दिनों के सर्वे के अंदर लगभग 2500 से ज़्यादा मदरसे खत्म हो गए एक तरह से, या उनके वो जांच में गलत पाए गए हैं। देखो, ये जो मशरूम ग्रोथ है ना मदरसों की जी, इन्होंने जो जेन्युइन मदरसे हैं उनका ही बड़ा नुकसान किया जी। जिसको देखो वही खोल के मदरसा खड़ा हो गया जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सर्वे हो रहा है उसमें सबको जो है वो अपनी ब्यौरा दे देना चाहिए। अगर ब्यौरा नहीं देंगे तो नेचुरली संदेह घेरे में आएगा। सर, इसी बीच में अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगभग डबल हो गई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग 6.5 लाख वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हो गई पूरे देश में। देखिए, मैटर कोर्ट में है जी, लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। पॉजिटिव इसलिए देखता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड का इशू है, तो समुद्र मंथन से हो सकता है अमृत निकले। कई तरह के सवाल खड़े होते थे, कई तरह की उसकी समस्याएं खड़ी रहती थी। उन सवालों और समस्याओं का समाधान भी इसी बीच से निकल सकता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का जो सर्वे हो रहा है, उनकी संपत्तियों का सर्वे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सही कदम है, ऐसा कहना है मुख्तार अब्बास नकवी जी का। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। 3 रियासतों में कांग्रेस की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया और अब कांग्रेस ने वादा किया है कि हिमाचल और गुजरात में अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी, जहां हमारे साझा सरकार है, वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है, लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। धन्यवाद। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी हुकूमत में आएगी। दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर डिबेट हो रही है। कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया ही नहीं जा रहा है। कल तो वहाँ ऐसी एक डिबेट में ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज भी हो गया कि बुलाया नहीं था, खाली चेयर छोड़ी हुई थी। और अगर नहीं होता तो फिर नड्डा जी क्या करने जा रहे हैं? सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि पूरा समय अब प्रधानमंत्री जी भी वहीं देने वाले हैं। जिंदगी में जिसने स्कूलों के चक्कर नहीं लगाए वो अब स्कूलों के चक्कर लगा रहा है। नैरेटिव बदला और ये अंदर खौफ नहीं आया तो किस बात का परिचय है? सीधे सीधे ये बात सही है, सीधे सीधे लड़ाई गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और ज़मीन खोती हुई भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? जीतता कौन है? जीतता वो है जनता जिसके साथ होती है। आम आदमी पार्टी के साथ जनता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके बड़े बड़े दोस्त हैं, धना सेठ हैं, उद्योगपति हैं। लेकिन जनता ने अपना अलायंस जो है उसके साथ कर लिया जो उनके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वायदा कर रहा है उनसे, जो उनको फ्री बिजली पानी देने का वायदा कर रहा है, जो उनको शानदार प्राइवेट स्कूलों जैसे स्कूल और अस्पताल बनाने का वायदा कर रहा है। जनता उनके साथ अलायंस कर रही है और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी जमीन खोती जा रही है। 23 सितंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के कलाकारों ने दिल्ली में अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। हाल ही में अदाकार दलकीर सलमान और डायरेक्टर आर बाल्की ने दिल्ली में अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के प्रमोशन के लिए दिल्ली में प्रमोशन किया। प्रमोशन प्रोग्राम का इनेकाद कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा में किया गया था। यह फिल्म 23 सितंबर को सिनेमा हॉल में रिलीज होगी।